घर को अगर स्ट्रांग बनाना है, क्रैक प्रूफ बनाना है, पपड़ी नहीं चाहिए, तो जब आपका ईंट का काम हो जाता है, ब्रिक वर्क हो जाता है, उसके बाद ये 5 काम कर लेना, आपके प्लास्टर में ना क्रैक आएंगे, ना पपड़ी बनेगी और घर स्ट्रांग बनेगा। जिसकी लाइफ 50 से 60 होने वाली थी, 80 से 90 साल हो जाएगी। कोई ठेकेदार आपको ये नहीं बताएगा, बस आपको खुद से उसको बोलना पड़ेगा हमारा घर इस तरीके से बनाना कि उसकी लाइफ डबल हो जाए। तो एक एक करके हर चीज में बताते जाता हूं। पहले बताता हूं, ये जो वाइट पैचेस आप देख रहे हो ईंट पे आ जाते हैं, सब लोग परेशान रहते हैं। जो भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाता है इनसे परेशान जरूर रहता ही रहता है। जहां प्लास्टर करवा के भी ये पैचेस दिखते ही हैं। ये जो एफ्लोरेंस रहती है, शोरा रहता है, इसको आने का कारण एक ही होता है, वो है जो ईंट है हमारी, उसके अंदर सोल्ट अगर होगा, नमक जिसे बोला जाता है, वो अगर रहेगा तो हमारी ईंट वाइट पड़ जाती है। जब भी उसको ईंट को पानी मिलेगा जैसे ही, तो पानी वेपोरेट होगा, साथ में वो नमक आपकी पूरी दीवार पे आ जाता है। अब इसका क्या है मतलब, अगर नमक आ भी गया तो क्या दिक्कत है? कोई बोलेगा कि सर इसको पानी मार के वॉश कर देंगे और फिर क्या करेंगे, प्लास्टर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। अगर उस ईंट में नमक रह गया या उसको पानी मिलता रहा तो वो प्लास्टर के ऊपर भी आ जाएगा और बाद में होगा क्या, पपड़ी बन के निकलने लग पड़ता है, वाइट से पैचेस पड़ जाते हैं और वो बहुत खराब दिखता है। फिर उसका सोल्यूशन कुछ नहीं होता है। तो आपको इसको क्या करना है, पहले ही ट्रीट कर लेना है। जैसे आपको ईंट पे ये दिखे, इसको पहले ही ट्रीट कर लो। तो ट्रीट कैसे करना है मैं बताता हूं। इसको देखो, आने के रीजन 2 होते हैं। एक तो हो गया जैसे मैंने बताया, ईंट के अंदर नमक होगा। ईंट के अंदर नमक कहां से आएगा? जिस मिट्टी से वो ईंट बन रही है, अगर उसमें नमक होगा तो ईंट में नमक होगा। जैसे पानी मिलेगा तो ये ईंट पे हमारा व्हाइट कलर का आ जाएगा। दूसरा होता है कि जो हमारी नीचे मिट्टी है, जहां हमारा घर बना हुआ है, उस मिट्टी में अगर कोई भी सल्फेट है या नमक है, सॉल्ट है, तो वो भी क्या होता है, नीचे से ऊपर एवेपोरेट होता है। ब्रिक उसको चूसते हैं उस पानी को और ऊपर हमारे दिखने लग पड़ता है। काफी लोग क्या करते हैं, इमली के पानी से इसको धोते हैं। सुना ही होगा आपने और किया भी होगा। क्या उससे फर्क पड़ता है? ये वीडियो में पता चल जाएगा। अगर फर्क पड़ता है तो कैसे करना है तब फर्क पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी कर लो, ये आपकी जाएगी नहीं और बाद में वाइट पैचेस रहेंगे ही रहेंगे। देखो, पहले इमली वाला इलाज ही आपको बता देता हूं, दूसरा इलाज बाद में बताता हूं। देखो, जो इमली का पानी होता है उसमें होता है हमारा टार्टिक एसिड। टार्टिक एसिड क्या करता है, वो ऑर्गेनिक एसिड रहता है, वो आपके इसकी रिएक्शन होती है एक, जो आपका सोल्ट होता है और टार्टिक एसिड से, तो वो हमारा 90% उससे चला जाता है। अभी कभी काफी लोग बोलते हैं कि सर इससे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं है, हमने भी यूज किया, लेकिन इसको लगाने का तरीका है ना। देखो, 1 kg इमली आपको लेनी है, ठीक है, उसमें 10 लीटर पानी डालना है। कितना? 1:10 का माल बनाना है। 1 लीटर इमली, टर्मरिक और 10 लीटर पानी। तो इसमें क्या करना है आपको, 24 घंटे के लिए, थोड़ा गुनगुना पानी होना चाहिए, बिल्कुल गर्म भी नहीं, गुनगुना पानी 24 घंटे के लिए उस इमली को पानी में डाल दो। 24 घंटे नहीं डालो, लेकिन 7 से 8 घंटे उसको रखो और रिएक्शन होने दो पानी और उसकी, मिक्स कर लो, जो बीज होते हैं वो निकालो। फिर उसके बाद क्या करना है, जो ये आपकी दीवार होगी ये भी रेडी होनी चाहिए इस सोल्यूशन के लिए। उसको कैसे रेडी करना है आपको, जो हमारा क्यूरिंग पीरियड होता है, जैसे हमारी दीवार बन जाती है उसकी तराई हमें करनी पड़ती है। उसकी तराई अच्छे से कर लो, 8-9 दिन तराई कर ली। फिर उसके बाद उस पर जो नमक आया होता है उसको थोड़ा साफ कर लो ब्रश से। जैसे उसको साफ कर लिया, फिर इस सोल्यूशन को ब्रश के साथ पूरी दीवार पे मार लो अच्छे से, कहीं भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सोल्यूशन जो होता है ना, कुछ 140 से 150 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेता है। ठीक है, मतलब आपकी काफी दीवारें, 3 से 4 कमरे हो जाते हैं। अगर 1 किलो इमली होगी तो 3 से 4 कमरे हो जाएंगे। सस्ता ही सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 140 से 150 पूरे अच्छे से मार लो। उसको मार लिया, सूखने दो, फिर बाद में 1-2 दिन के बाद उसको पानी को धो भी सकते हो प्लास्टर करने से पहले। ठीक है, दीवार को, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक देसी प्रोसेस है, इससे काफी रिजल्ट मिलता है। जिनको नहीं मिलता है उन्होंने सही तरीके से नहीं किया होगा। बाकी केमिकल्स बहुत आते हैं। देखो, ये सामने जो केमिकल देख रहे हो, रॉफ का भी आता है, एक फॉरेन कंपनी का भी आता है, लेकिन ये थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं ये दोनों केमिकल। तो उससे अच्छा है कि इमली का पानी जो है, टार्टिक एसिड जो है, इसको यूज करो। इमली के पानी की तरह एक ऑप्शन और भी हो जाता है कि विनेगर यूज कर सकते हो। उसको डिल्यूट करके जब विनेगर आप लगाते हो तो वो भी सेम रिजल्ट देता है। लेकिन अगर जो एफ्लोरेसेंस जो ब्रिक में थी, वो अभी एफ्लोरेंस को परमानेंट अगर आपको रोकना है, उस ब्रिक को पानी नहीं लगना चाहिए कहीं से।
जैसे आपका प्लास्टर हो गया ना, उस ब्रिक को पानी लगता रहेगा, अगर उसमें साल्ट होगा तो वो फिर बाहर आएगा, भले आपने ये मारा होगा टार्टिक एसिड, मतलब इमली मारी होगी। तो उसके लिए क्या करना है, जो हमारा नीचे प्लिंथ बीम होता है, प्लिंथ बीम का नीचे देखो मिट्टी है ये यहां पे, ठीक है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होगा, दिखाऊंगा। ये मिट्टी है, प्लिंथ बीम के नीचे से अगर प्लिंथ बीम में थोड़ी वो हुई, मतलब गैप हुआ, तो यहां का पानी अगर इस मिट्टी में भी साल्ट और सल्फेट है। मेन रीजन ही क्या है, हमारे दीवारों पे व्हाइट व्हाइट आता है, साल्ट और सल्फेट। अगर इस मिट्टी में वो प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे यहां जाएगा, ब्रिक में लगेगा, ब्रिक ऊपर जाएगी, पानी भी लगता गया, पानी जब इवेपोरेट होगा यहां पे क्या होगा, व्हाइट व्हाइट धब्बे आ जाएंगे प्लास्टर के ऊपर भी। तो आपको क्या करना है, आपने प्लिंथ के ऊपर डीपीसी करनी है। क्या करनी है, डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी में हर किसी को बोलता हूं अपने घर में करो, लेकिन वो भी सही से नहीं करते, और डीपीसी करने के बाद भी सीलन रहती है, क्योंकि वो सही से की ही नहीं है। डीपीसी को जब भी आपको करना है, ये आपका प्लिंथ बीम है, इसके ऊपर डीपीसी की एक लेयर 2 से 3 इंच की लेयर आप कंक्रीट की डालो। वो कंक्रीट का होना चाहिए M20 या M25 ग्रेड, ठीक है। 1:2 का माल बनाना है इधर डीपीसी की, और यहीं से ईंट शुरू होनी चाहिए आपकी लगना, इसके ऊपर से ही, ठीक है। यहां जो मिट्टी का लेवल होना चाहिए प्लिंथ बीम के नीचे होना चाहिए, यहां पे कंक्रीट होना चाहिए, मतलब आपकी जहां से ब्रिक शुरू हो रही है वहां मिट्टी टच नहीं होनी चाहिए। और जब ये आपने लेयर डाली M20 कंक्रीट के, इसके ऊपर केमिकल एक लेयर मरवाओ केमिकल की। तो वो डॉक्टर फिक्सिड के भी आते हैं, बाकी कंपनियों के भी आते हैं। डॉक्टर फिक्सिड के इजिली मार्केट में मिल जाती है, इसलिए मैं उनका नाम ले लेता हूं, डॉक्टर फिक्सिड फास्ट फ्लेक्स 113। ये केमिकल जब अच्छे से मरवाओगे, आप क्या करो, नीचे प्लिंथ बीम जहां जहां मिट्टी है वहां भी मरवा दो, कि मतलब हमारी जो ईंट को है वो उसमें पानी नहीं लगना चाहिए कहीं से। तो ये डॉक्टर फिक्सिड का फास्ट फ्लेक्स, रॉफ का लगा दो, नीलम बिल्डिकोन का लगा लो, बहुत कंपनी का आता है। तो ये जब बंद कर दोगे तो आपकी ईंट को पानी नहीं मिलेगा जो नमक वाला, तो उसमें वाइट धब्बे नहीं आएंगे। और जहां से भी ईंट वो लेनी है आपको, वहां चेक कर लेना है जिस भट्ठे से वो ईंट आ रही है। अगर आसपास भट्ठा है आपके तो देखना, अगर उधर भी ईंटों पे अगर ये वाइट वाइट धब्बे एफ्लोरेंस आ गई है, तो मतलब वो जो मिट्टी यूज कर रहे हैं उसमें सॉल्ट है। तो दूसरे कहीं की ले लो। बाकी अगर आपके घर में आ गई है तो आप ये टर्मरिक वाटर यूज कर लो। अगर प्लास्टर के ऊपर है, पेंट नहीं किया, तब भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब पेंट कर लिया, पपड़ी आ रही है, तो फिर दिक्कत आती है। फिर पेंट को निकाल के प्रॉपर से पूरा वाटरप्रूफिंग करके ये प्रोसेस होता है, नहीं तो दिक्कत रहेगी। तो मेरे ख्याल में शोरा का 2 ही सॉल्यूशन है। एक तो ईंट को कहीं से पानी मॉइस्चर लगने ही नहीं दो, तो आपका सॉल्ट ऊपर नहीं आएगा। दूसरा, प्लिंथ बीम के ऊपर डीपीसी कर लो, और ब्रिक वर्क करके ये इमली का वाटर जो होता है ये लगाओ। अच्छा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, देसी जुगाड़ है। लेकिन अगर पैसे हैं तो आप 2 केमिकल जो मैंने आपको बताए, रॉफ के और एक 2-3 कंपनी के हैं, आप अमेजोन पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, मिल जाएंगे, तो वो लगा लो, उससे भी सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आंसर आपको मिल गया होगा। बाकी हरियाणा, यूपी, नॉर्थ, इस जगह पे ये दिक्कत देखने को आती है, तो सोल्यूशन भी इन्हीं जगह पे अप्लाई करो। जो और एक चीज साथ में, जो भी कंस्ट्रक्शन में पानी यूज करते हो आप, कंस्ट्रक्शन वाटर, उसमें भी सॉल्ट नहीं होना चाहिए। कभी समुद्र का पानी या ऐसा कोई पानी यूज कर रहे हो जिसमें नमक है, ब्रिक अच्छी होगी, प्लिंथ बीम में डीपीसी की होगी, तब भी उसमें आ जाएगा। मतलब ब्रिक को नमक नहीं मिलना चाहिए, जैसे ब्रिक को नमक मिलेगा तो वो दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। कॉलम और ब्रिक का ज्वाइंट आप देख रहे हो, देखो सामने ज्वाइंट देख रहे हो ना, यहां मोस्टली आपने क्या देखा होगा, क्रैक आ ही जाता है। तो यहां पे आपको चिकन मैश लगानी है या लगानी है फाइबर मैश। सबसे पहली चीज है चिकन मैश, ये होती है, ये सामने आप देख रहे हो, ये चिकन मैश है, जो मुर्गा जाली जिसको बोला जाता है वही चिकन मैश है। वो हमें लगानी होती है जहां जहां हमारा पिलर और ब्रिक का ज्वाइंट है, वहां पे आपको चिकन मैश लगानी है। मैं बताता हूं लगानी कैसे है। फिर आपको लगानी होती है जहां आपकी पाइप डलती है, जो हमारी पानी की पाइप डलती है बाथरूम में, किचन में, टॉयलेट में, तो उसके ऊपर हम क्या डायरेक्ट अगर प्लास्टर कर देंगे तो उस जगह पे थोड़े टाइम बाद क्रैक आ जाएगा, लंबा सा क्रैक आ जाता है। तो वहां आपको लगानी है जहां पे बिजली की तार हमारी पड़ती है, कंडक्ट पाइप, ठीक है, जहां वायर हम घुसाते हैं ना, तो वहां पे कंडक्ट पाइप की जगह पे आपको पहले उस पर प्लास्टर करना है 1:3 का। उसके ऊपर ये चिकन मैश लगानी है। देखो ऐसे, इस तरीके से चिकन मैश लगानी है कि हर जगह आपका जहां भी जॉइंट हो कंक्रीट और ब्रिक वर्क का, वहां चिकन मैश लगाओगे, आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे।
ये एक चीज होगी। लेकिन जब इसको आपको लगाना है किस तरीके से, आपको जहां आपका मतलब कट हुआ है, लगा लो पाइप डाली है, उसके दोनों तरफ 2-2 इंच ही आनी चाहिए, मतलब 6 इंच का पीस आपका होना चाहिए, और वो आपको लगाना है नेल्स की हेल्प से। और जो कील आपको लगाने हैं वो इस तरीके से लगाने हैं कि वो अंदर रहे, बाहर नहीं दिखे, नहीं तो वो भी खराब हो जाती है। ये देखो। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी चिकन मैश आपको लगानी है वो वहां लगानी है जहां पानी वाला एरिया नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा। अगर आपकी दीवार पे सीलन लग रही है वहां पे चिकन मैश मत लगाना, और बाहर में जो आउटडोर एरिया होता है वहां पे भी हमारा जॉइंट होते हैं, वहां पे भी चिकन मैश नहीं मत लगाना। वहां पे आपको लगाना है फाइबर मैश। फाइबर मैश क्या होगी, ये लगा लो, जो चिकन मैश होती है या एल्युमिनियम की बनी होगी, जहां स्टील की और जहां आयरन की, तो इन चीजों से बनती है। तो इनको अगर पानी लगता है तो थोड़े टाइम बाद ये खराब होने लग पड़ती है, इसमें क्रोजन लगने लगती है। तो आपको क्या करना है, जो फाइबर ग्लास मैश आती है वो किनसे बनती है, लगा लो एक प्लास्टिक समझ लो, प्लास्टिक से वो बनती है। तो प्लास्टिक पानी से खराब नहीं होता है। तो आपको अपने घर में क्या करना है, चिकन मैश यूज करनी है, दोनों तरीके की, फाइबर मैश भी करनी है और चिकन मैश भी। चिकन मैश वहां लगानी है जहां पानी वाला एरिया नहीं है, पानी नहीं लगने वाला, सीलन नहीं है दीवार में, और फाइबर मैश वहां लगानी है जो बाहर का एरिया है, जहां बारिश पड़ेगी, जहां आपका पानी वाला एरिया है, तो वहां फाइबर मैश लगाओ। और जब फाइबर मैश आपको लगानी है, हमेशा याद रखना जो फाइबर मैश रहेगी 145 जीएसएम से कम नहीं होनी चाहिए। और ठेकेदार क्या करते हैं, कम जीएसएम की लगा देते हैं, वो पतली होती है, वो थोड़े टाइम बाद टूट जाती है, खराब हो जाती है, लगाने लगाते ही टूट गई होती है ना। वो 145 जीएसएम जो मोटी होती है वो लगवानी है अच्छे से। और साथ ही साथ जब चिकन मैश आपको लगवानी है, चिकन मैश आपको लगवानी है एसएस की, मतलब स्टेनलेस स्टील की जो आती है, जो गैल्वनाइज्ड आयरन की आती है, वो थोड़े टाइम बाद क्रोजन उसमें लग जाती है। जैसे ये सामने आप चिकन मैश देख रहे हो, ये एसएस की है, ये थोड़ी सिल्वर कलर की होगी, जहां एल्युमिनियम की लगाओ तो वो थोड़ा रस्ट कम पकड़ती है। तो इस तरीके से आपको लगानी है। आपके जहां भी जॉइंट होंगे, देखो कंक्रीट और ब्रिक का एक्सपेंशन कंट्रक्शन होता है, गर्मी सर्दी जब भी होगी तो चीज सिकुड़ती है और एक्सपैंड होती है, तो उससे क्या होता है, उस एरिया में क्रैक आ जाते हैं। और कंक्रीट अलग तरीके से सिकुड़ता एक्सपैंड होता है और ब्रिक अलग से, तो जब दोनों का अलग अलग से होता है तो क्रैक आ जाते हैं। तो आप इसको अपनी विंडो के, आप देखोगे कि कॉर्नर पे भी क्रैक आए होते हैं, तो वहां पे भी इसको अगर आप लगाते हो तो क्रैक कम हो जाते हैं। और कईयों के घर में अभी क्रैक आए होंगे, मतलब प्लास्टर हो गया फिर भी ये लाइन जैसा क्रैक आया होगा। इसको क्या करना है, जो लाइन जैसा क्रैक आया वहां से प्लास्टर निकालो, दोनों तरफ 4-4 इंच प्लास्टर निकाल दो। प्लास्टर निकाल दिया, अच्छी ग्रेड की 304 ग्रेड की जाली ले आओ, ये चिकन मुर्गा जाली लगाओ, जाली लगाओ, उसके ऊपर प्लास्टर कर दो, तो वहां पे वो हेयर लाइन क्रैक जो है वो नहीं आएगा। कोई भी केमिकल लगाओ, कुछ भी लगाओ, वहां क्रैक आने वाला है, लेकिन मुर्गा जाली लगा दोगे उधर आपको क्रैक नहीं दिखेगा। तो ये चीज आपको करनी है सही तरीके से। कैसे लगेगी, दोनों तरफ लगाना है और अच्छे से प्लास्टर करना है। अब बात आती है हाकिंग की। हाकिंग क्या हो गया, हमारा जब कॉलम पिलर या कोई भी स्ट्रक्चर जो है कंक्रीट से बनता है, उसकी फिनिशिंग एकदम चिकनी होती है, मतलब सरफेस होता है, उस पर प्लास्टर चिपकाने जाओगे नहीं चिपकेगा। तो लोग उसमें क्या करते हैं, हाकिंग करते हैं, लेकिन हाकिंग नाम की करते हैं, हाकिंग सही से नहीं करते हैं। जब भी आपको हाकिंग करनी है तो आपका क्या होना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर का एरिया में 300 से 350 वो खपचे होने चाहिए, हाकिंग होने चाहिए। जो खड्डे डाले जाते हैं ना छोटे छोटे, वो होने चाहिए। खड्डों का साइज मैं बताता हूं कितना होना चाहिए, बट 1 स्क्वायर मीटर में 300 से 350। अगर फुट में, 1 स्क्वायर फुट में 70 से 80 होने चाहिए। बाकी ये डिपेंड होता है कि कितने मोटे चीजल से मार रहे हो, लेकिन ज्यादा होंगे तो आपका प्लास्टर अच्छे से चिपकेगा, नहीं तो पपड़ी बन के फिर निकल जाने वाला है। आपको क्या करना है, जैसे आपका पिलर कास्ट हो जाता है, मतलब आज पिलर कास्ट हुआ, उसके 2 से 3 दिन बाद, अगर जैसे पिलर खुला अगले दिन टाचा मारोगे, आपके कॉलम में क्रैक्स आ जाएंगे छोटे छोटे। 3 दिन कम से कम लेने हैं, 3 दिन बाद उसकी हाकिंग करना शुरू करनी है, और 3 दिन अच्छे से तराई उसकी करनी है, क्यूरिंग करना है, अच्छे से पानी पिला लोगे, क्योंकि 3 दिन बाद उसकी स्ट्रेंथ कुछ हद तक 50 से 60% स्ट्रेंथ गेन कर चुका होता है कंक्रीट। तो उसमें क्या करना है आपको, फिर उसका जो टाचा मारना है, टाचा बोला जाता है हाकिंग प्रोसेस को, और जो इसमें टाचा यूज करना है वो 2 से 3 mm खड्डा होना चाहिए। उसमें 2 से 3 mm खड्डा होगा तभी प्लास्टर चिपकेगा, और चौड़ा 25 से 50 mm, 1 इंच इतना होना चाहिए चौड़ा, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से हाकिंग अगर आप पिलर पे करते हो तो आपका पिलर पे
प्लास्टर अच्छे से चिपकेगा, क्रैक बन के नहीं निकलेगा। दूसरा, चिकन मैश यूज करो। और तीसरी टिप फ्री में मैं देता हूं आपको, अपने घर में भी प्लास्टर करवा रहे हो ना, तो ये काम प्लास्टर से पहले करवा लेना, जिसे बुल मार्क बोलते हैं, ठैया भी बोलते हैं। उससे होता क्या है, एक तो आपको पता चलता है कि मिस्त्री कितना कारीगर है, कि आपका कितना प्लास्टर कहाँ चढ़ रहा है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्लास्टर चढ़ा देगा तो थोड़े टाइम बाद वो पपड़ी बन के निकल जाएगा, या तो वेस्ट मटेरियल की वेस्टेज भी होगी। और एक लाइन लेवल में कैसे प्लास्टर होता है कि ऊपर से नीचे तक हमारा 12 mm या 10 mm जहाँ भी जितना प्लास्टर आ रहा है, वो कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है, तो वो तरीका, ये सामने जो तरीका आप देख रहे हो जिस तरीके से ये लगाया जा रहा है, ये गलत तरीका है। यहाँ कोई बुल मार्क या ठैया नहीं लगाया गया, ये बिल्कुल खराब तरीका है। इससे बहुत ज़्यादा प्लास्टर जो है वेस्टेज होता है, और थिकनेस ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। देखो करना क्या है, जैसे ब्रिक वर्क का काम खत्म हो गया, जुड़ाई हो गई हमारी, फिर वहाँ बुल मार्क बनाने हैं। बुल मार्क क्या हो गया, निशान लगाना है कि कितना प्लास्टर एक दीवार पे आ रहा है। ये नहीं है कि एक जगह पे 1.5 इंच प्लास्टर चढ़ा दिया, एक जगह पे आधे इंच प्लास्टर चढ़ा दिया। जहाँ 1.5 इंच होगा थोड़े टाइम बाद वो पपड़ी बन के निकलने वाला है, जहाँ कम होगा वहाँ क्रैक आ जाएंगे। तो आपको प्रॉपर, जो सही मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, निशान लगाते हैं, ऐसे बुल मार्क बनाते हैं। तो आपको भी अपने मिस्त्री को बोलना है कि बुल मार्क बना, कि हमें पता चले कि सही से प्लास्टर चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है, नहीं तो वो बाद में दिक्कत करेगा ही करेगा।